अच्छा जी, हम लोगों ने बात शुरू की थी कि हम लोग अक्सर जगह पे गेम प्लेइंग की बात करेंगे। हाँ, वो लास्ट टाइम मैंने एक बात गलत की थी, वो भी अभी करेक्ट कर देता हूँ। गेम प्लेइंग की हम बात क्यों करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिन डोमेन्स में अप्लाई होती है, आगे जाके बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लेकिन जिन डोमेन्स में अप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा वेग हैं। हमारे पास अक्सर सवालों के जवाब नहीं होते, हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम अचीव उसको करेंगे। तो इतनी ज़्यादा वेग चीज़ों को हम चूंकि उसके ऊपर रीजनिंग नहीं कर सकते, तो हम उनको एक लिमिटेड डोमेन में ले आते हैं, जो कि लेट से लूडो है, अटारी है, लिमिटेड किस्म की डोमेन्स है, चेस हो गई, चेकर्स हो गई। तो वहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता होता है कि एनवायरनमेंट किस किस्म की है, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे पास पॉसिबली क्या क्या अकर हो सकता है। ठीक है, हमें बड़ी लिमिटेड बातें पता होती हैं और एक स्कोप को हम बिल्कुल लिमिटेड करके उसके अंदर रीजनिंग करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ट्रेडिशनल लिटरेचर आपको सारे का सारा गेम प्लेइंग में मिलेगा। अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट जो काम हो रहा है उसमें हम गेम प्लेइंग से बाहर निकल रहे हैं, वो थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, वो आप लोग फिर वीडियो में इंशाल्लाह देख लोगे। लेकिन जो हम अक्सर बातें करेंगे वो गेम प्लेइंग के सिनारियो के अंदर रहते हुए करेंगे। ठीक है, उसके परस्पेक्टिव से हमने ये बात की थी कि आपके पास गेम प्लेइंग के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है ब्रिक, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आसान काम है, इसको बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। ह्यूमन के एक लेमैन ह्यूमन के बराबर आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी आम से बंदे को पकड़ के उसको चेकर्स हरा दें तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर मशीन ऐसा काम कर सकती है तो इट्स अ गुड एफर्ट, लेकिन बहुत अच्छी मशीन नहीं है। अगर वर्ल्ड चैंपियन को वो हरा दे तो दैट्स अ रियली गुड अचीवमेंट। ठीक है, कि वर्ल्ड चैंपियन इज एसेंशियली द बेस्ट अ ह्यूमन कैन डू। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और होता तो वो शायद आ जाता। इट्स नॉट रियली ट्रू, लेकिन बहरहाल हमारे पास और कोई तरीका कार नहीं है। आखिरी जो चीज़ है उसको कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये है, लास्ट टाइम मैंने थोड़ी सी गलत बात की थी, सॉल्ट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पोजीशन इफ एवरीबडी मेक्स द ऑप्टिमम डिसीजन, ये वाली कंडीशन मेरे से लास्ट टाइम रह गई थी कि इफ एवरीबडी मेक्स द ऑप्टिमम द बेस्ट मूव, तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या टाई होगा कि नहीं होगा। तो चेकर्स जो है वो मैं बाद में सोचता रहा कि भाई ये किस तरीके से होगा। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आप लोग देखेंगे तो पता लग जाएगा कि मैंने कहा था कि चेकर्स इनिशियल से भी आप बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। तो उसमें अजम्पशन ये है कि इफ एवरीबडी मेक्स द ऑप्टिमम मूव, ठीक है, तो ऑप्टिमम मूव जो है उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि गेम आखिर में टाई होगी या क्या होगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि किसी गेम में आप एग्जैक्टली ये कह सकें कि एंड रिजल्ट क्या होगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पोजीशन इफ एवरीबॉडी मेक्स द ऑप्टिमम मूव, तो फिर आपके पास दिस गेम इज एसेंशियली शॉर्ट, इसको खेलने का कोई मकसद नहीं रह गया। लेकिन ये बहुत लिमिटेड किस्म की डोमेन्स में ये हो सकता है। तो आपके पास ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट एक्शन क्या है, हाँ ऑप्टिमम मूव। ठीक है, क्या मतलब जो कि आपके फाइनल जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो बेहतरीन इस वक्त आपकी मूव हो सकती है। ठीक है, जो कि हमेशा डिसाइड नहीं की जा सकती, लेकिन जिन गेम्स में डिसाइड की जा सकती है दोज आर एसेंशियली सॉल्ट। ठीक है, वही मकसद है कि भाई इस गेम में कोई इंटरेस्टिंग बात रह ही नहीं गई, इसमें जो बातें थी वो हम ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम मूव खुद अपनी जगह पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। अगर किसी गेम में आपको ये पता चल गई, इसका मतलब है कि उस गेम में कुछ करने के लिए रह नहीं गया। ठीक है, समझ आ रही ना बात की? अगर आपको पहले से पता हो कि भाई मैं ये गेम खेल रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे फलां की प्रेस करनी चाहिए, तो बस फिर पीछे रह गया। ठीक है, जो कि आमतौर पे नहीं होता। तो इसलिए मोस्ट गेम्स आर नॉट सॉल्व। आपके पास चेस है तो चेस बड़े अरसे से एक्सपर्ट से ऊपर है। ठीक है, चेस के ऊपर चूंकि बस लोगों ने फिर रिसर्च करना भी छोड़ दी तो इससे शायद ऊपर नहीं जा रही। लेकिन बहरहाल आपके पास ये 97 में ही डीप ब्लू के नाम से जो काफ़ी मशहूर है, लिटरेचर में हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी पढ़ाते हैं। अभी ये गो की एक गेम है जो कि इसेंशियली आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे एक बोर्ड गेम है, उसके ऊपर गीटियाँ होती हैं और उसके ऊपर लोग खेलते हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की। ये काफ़ी मुश्किल गेम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की पॉसिबल मूव्स होती हैं। तो काफ़ी अर्से तक ये गो जो है ये एक्सपर्ट्स को बीट नहीं कर सकती थी। जो ये स्लाइड्स जबकि बनी हुई है तो उसके अंदर ये पुरानी बात है। लेकिन अभी पिछले साल जो है अल्फागो एक प्रोजेक्ट था जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस्ड था, उसने वर्ल्ड चैंपियन को 4-1 से हराया। शायद बेस्ट ऑफ 5 की जो गेम थी उसने 4-1 से उसको हराया। तो जी डीप माइंड वालों का अल्फागो प्रोजेक्ट है। कौन प्लेयर्स? हाँ, एक दफा वही कह रहा हूँ ना, बेस्ट ऑफ 5 थी। तो पहले 3 ये जीता है, चौथी हारा है कंप्यूटर, और 5वीं फिर जीता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बहरहाल डिस्कशन अपनी जगह पे है कि फिर वो चौथी जब हारा है, बिल्कुल मतलब उसमें काफी ज्यादा वेरिएबल्स हैं। लेकिन एसेंशियली बेस्ट ऑफ 5 गेम, 4 गेम्स वो हार गया, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अनलेस द वर्ल्ड चैंपियन अग्रीज टू डू इट अगेन, ठीक है, जो कि आम तौर पे फिर वर्ल्ड चैंपियन को भी अपनी इज्जत जो है वो अजीज़ होती है तो वो फिर करता नहीं। गैरी कैस्परोव के बड़े ख़राब कमेंट्स थे जब वो हारा था। ठीक है, उसको आप देख लें, इंटरेस्टिंग किस्म के वो डिस्कशन है कि उसने गेम से पहले क्या कहा था और गेम के बाद क्या कहा था हमारा।
पैकमैन जो है हमारे पास, पैकमैन आप लोगों को पता होगा गेम है, एक आगे भी देख भी लेंगे, उसके अंदर डॉट्स होते हैं, आपने खाने होते हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन चलाएंगे। नंबर 1 क्योंकि वो बर्कले के कोर्स में है, नंबर 2 क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिस्कशंस जो हैं वो आप कर सकते हैं, तो इट्स अलॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन गो फॉर सेवरल रीजन, उसमें से एक आधा भी हम देख लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ। नंबर 1 ये बेसिक्स हैं, नंबर 2 हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो कहीं पर कोई मसला हो तो स्पेशली जो आप लोग दो नए हैं मुझे बताएं फिर। ठीक है, ये पैकमैन है, इसके अंदर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एजेंट वो चीज़ होती है, वो मशीन होती है जिसको हम ट्रेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एजेंट कैसे काम करेगा कि कुछ उसको एनवायरनमेंट से इनपुट्स मिलेंगे, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा, एनवायरनमेंट उसके हिसाब से चेंज होगी और उसके बाद उसको कुछ दोबारा इनपुट्स मिलेंगे और वो फिर दोबारा कुछ सोच करके आगे काम करेगा। तो दो किस्म के एजेंट्स हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं कि वो एनवायरनमेंट को देखे और फ़ौरन उसके ऊपर अमल कर ले। ठीक है, कुछ सोचे नहीं कि मेरे एक्शंस का नतीजा क्या निकलेगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर इस एजेंट का ये बॉट जो है इसका मकसद ये है कि मैं सेब हासिल करूँ, इसको सेब नजर आया, इसने छलांग मार दी सेब के पीछे, नीचे डिश थी, ये डिश में जाके गिर गया। ठीक है, तो इसने प्लान नहीं किया, अपने एक्शन के बारे में सोचा नहीं कि मेरे एक्शन से क्या बनेगा। जबकि दूसरे एजेंट्स आपके पास हो सकते हैं प्लानिंग एजेंट्स। तो आप ऑल्दो कि आपको सेब सामने नजर आ रहा है राइट साइड पे, लेकिन आप जाते हैं पहले लेफ्ट साइड पे, वहां से जाके एक स्टिक लेके आते हैं, तो आप पहले अपने सेब से दूर गए। क्यों? क्योंकि आपने प्लान किया कि भाई मेरा इस गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट रास्ता ये है कि मैं पहले इससे दूर जाऊं और फिर वापस वो चीज़ लेकर आऊं और इसको फिर मैं उठाऊं। ठीक है, तो इनको कहते हैं प्लानिंग एजेंट्स, जो कि एसेंशियली सोचते हैं या ये कंप्यूट करते हैं कि हमारे पास इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए, एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, और प्लान क्या होगा? दैट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, कि मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तो मुझे आखिर में रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आपके पास इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सर्च। तो सर्च का मकसद यही है कि आप एक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है स्टेट की। स्टेट इसेंशियली, इसको ज़रा प्लीज़ तफसील से वीडियो में देख लें, वहाँ पे हमने काफ़ी तफसीली इसकी डिस्कशन की थी, वहाँ पे देख लें। लेकिन स्टेट इसेंशियली आपको ये बताती है कि इस टाइम पे आपको एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपकी अपनी करंट इंटरनल जो रैशनल है वो क्या है, मुख्तलिफ किस्म की बातें जो कि आपको ये बताती हैं कि करंटली ओवरऑल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ वो किस सिचुएशन में है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये स्टेट जो है ये बता रही है कि आपके पास पैकमैन जो है सेंटर में है और इसके आगे पीछे ये जो 8 पोजीशंस बनती हैं इनके अंदर जो पैलेट्स इनको कहते हैं, फूड पैलेट्स, तो ये फूड पैलेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये एक स्टेट है। अगर पैकमैन यहाँ पे आ जाए तो एक अलग स्टेट है, पैकमैन यहाँ पे आ जाए तो एक अलग स्टेट है, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है, पैलेट नहीं है तो ये एक अलग स्टेट है, अगर पैलेट हो तो वो अलग स्टेट है। ठीक है, जहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ फर्क होती है। ठीक है, अगेन इसको तफसील से जरा वीडियो में देख लें, जिन लोगों को क्लियर लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था वो दोबारा वीडियो में देख लें, इस बात को क्लियर करें। दिस इज एसेंशियल। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है बिल्कुल, कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि स्टेट क्या होती है। और फिर ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स विल बी द स्टेट स्पेस। ठीक है, जितनी पॉसिबल स्टेट्स आपके पास बन सकती हैं, विच कैन बी अ वेरी लार्ज नंबर, इट कैन बी इन्फिनिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फिनिट डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, लेकिन बहरहाल इट्स अ वेरी लार्ज स्पेस इन ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल सिनारियोज। अब आपके पास अगर कोई स्टेट हो, ठीक है, ये आपके पास एक स्टेट है, आप ये कहते हैं कि इस स्टेट से और कौन कौन सी स्टेट्स तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास अगर दो एक्शंस हैं तो एक्शन ए की वजह से आप इस स्टेट में चले जाओगे, जब एक्शन बी आप करोगे तो आप इस स्टेट में चले जाओगे। मिसाल के तौर पे पैकमैन सेंटर में खड़ा हुआ है, अब आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। आप राइट जा सकते हो, एक स्टेट में पहुंच गए जिसमें पैकमैन यहाँ है। आप अप जा सकते हो, जिसमें उसमें आप दूसरी स्टेट में पहुंच गए जिसमें पैकमैन ऊपर है। आप नीचे जा सकते हो, एक और स्टेट में पहुंच गए जिसमें पैकमैन नीचे है। आप लेफ्ट जा सकते हो, उस स्टेट में पहुंच गए जिसमें पैकमैन इस कोने में है। ठीक है, समझ आ गई? तो एक्शंस की बुनियाद के ऊपर आपके पास ये पता चलता है कि इस स्टेट के बाद कौन सी स्टेट्स आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सक्सेसर फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपसे स्टेट लेता है और आपको वो सारी स्टेट्स रिटर्न करता है जो कि आपके ऑल पॉसिबल एक्शंस के नतीजे में निकल सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप बिल्कुल कोने में खड़े हैं तो यहाँ से आप लेफ्ट नहीं जा सकते, तो ये सक्सेसर फंक्शन को पता होगा कि जी इधर दीवार है, यहाँ से मैं उधर नहीं जा सकता। ठीक है, नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे भी दीवार है। ठीक है, तो ये सक्सेसर फंक्शन को ये बातें सारी पता होती है। ठीक है, तो जो आपकी एनवायरनमेंट की जो एसेंशियल लॉजिक होती है, जो फिजिक्स होती है उसकी, वो आपके सक्सेसर फंक्शन को पता होती है। ठीक है जी, मसला तो नहीं है। ये जो स्टेट स्पेस है जी, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। जी जी जी, हर एक वेरिएबल ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स। में ऐड करने के नहीं नहीं नहीं, देखें आपके पास लेट से एक वेरिएबल है ए, किधर गया तो पॉइंटर क्यों गायब हो जाता है? ए है दैट कैन टेक ऑन द वैल्यूज 1 and 3। ठीक है, बी है जो कि वैल्यूज ले सकता है 2, 4। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज आपने लिख ली। अब इनको आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें
तो एक स्टेट आपके पास होगी 1,2, एक स्टेट होगी आपके पास 1,4, एक होगी 3,2, एक होगी 3,4। तो ये आपके पास पॉसिबल स्टेट स्पेस है। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो जाहिर बात है कि इन सारों के सारे उस 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अक्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, तो ये आपके पास एक स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट। सर एक चीज है जॉइंट स्पेस, जी। कल मैं पेपर पढ़ा उसमें लिखा था जॉइंट वेक्टर स्पेस, हाँ, और ये ट्रिब्यूनल पेपर में है, इससे क्या मतलब? देखना पड़ेगा। एसवीएम की कुछ अपनी भी टर्मिनोलॉजी हैं, डुअल्स वगैरह हैं, उस साइड पे कुछ हुआ है। सर उसमें बहुत सारे फीचर्स हाँ हैं ना, उस फीचर्स को जी। मुझे समझ थोड़ी बहुत आ गई है कि वहाँ पे क्या, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं कि वहाँ पे उन्होंने किस सेंस में उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इसेंशियली यहाँ पे जो हम स्पेस की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो यहीं तक लिमिटेड है। इसमें हम मल्टीपल स्पेसेस की बात नहीं करेंगे, स्टेट स्पेस एक ही होगी हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में होगा। ठीक है, अच्छा, इसको छोड़ दें फिलहाल। स्टेट स्पेस के आपके पास, सॉरी एक बात यहाँ पे रहेगी कि आपके पास एक स्टार्ट स्टेट होती है हमेशा। ठीक है, जहाँ से आप बात शुरू करते हैं, जहाँ से आपने सर्च शुरू करनी है कि भाई यहाँ पे आप हो, अब बताओ कि आगे क्या करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेब यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे हो, आपके पास स्टिक नहीं है। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, और आपकी गोल स्टेट क्या है कि यू हैव द सेब इन योर हैंड। ठीक हो गया, तो ये आपके पास होती है गोल स्टेट या गोल टेस्ट। गोल टेस्ट ये करता है कि कोई भी स्टेट लेता है और आपको बताता है कि इज दिस योर गोल। ठीक है, डिड यू वांट टू अचीव दिस, या आप इसको अचीव नहीं, ये नहीं है आपका गोल। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल गई है, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट यू स्टार्टेड आउट टू अचीव। ठीक है, सर हर एक्शन के बाद गोल टेस्ट होगा? हाँ जी। आपके पास सक्सेसर जब आपको बहुत सारी चीज़ें देता है ना, तो अगर आप ये फैसला करते हो कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो आप देखोगे कि इज दिस माई गोल स्टेट, या इज दिस माई गोल स्टेट, या इज दिस माई गोल स्टेट। तो गोल टेस्ट आमतौर पे आपके पास बहुत सिंपल रखना पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंसी का मसला आता है उसके साथ। एनीवे, ज़्यादा गोल हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे वो इसे गोल टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। एंड कर लें और कर लें, जो भी आप करना चाहिए उसके साथ। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे पैकमैन में एक एग्जांपल हो सकती है कि पैलेट्स आपने ज़्यादा खाए हों, और जो छोटे छोटे फ्रूट आते हैं वो भी आपने ज़्यादा लिए हों। ठीक है, इसमें तो फ्रूट्स नहीं आते, लेकिन बाहर जो नॉर्मल पैकमैन है उसमें फ्रूट्स भी शायद आते हैं, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह मैंने कहा आपको कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स, तो फर्ज करें कि हम वर्ड स्टेट को इन 4 वेरिएबल से सेव कर रहे हैं। क्या आपका एजेंट कहाँ पर है? तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे टोटल 120 पॉसिबल स्टेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये 12x10 की ग्रिड है, तो उसके अंदर ऑल पॉसिबल पोजीशन जो है इसकी 120 पॉसिबिलिटीज उसकी हैं। दूसरा वेरिएबल है कि फूड काउंट, कितनी फूड रहती है, फूड की पोजीशंस नहीं है, कितनी फूड रहती है, तो उसके लिए 30 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। गोस्ट पोजीशन जो हैं वो 12 हैं, ये गोस्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और एजेंट जो है वो किस तरफ, एजेंट का मूव किस तरफ है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये बातें भी करें तो वर्ल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो ऑल पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी वो कितनी बनेगी कि इन सारी चीज़ों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें, 120 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती है पैकमैन की, हर एक के लिए आपके पास फूड या 30 हो सकती है, 29 हो सकती है, 28 हो सकती है, अप टू 0। ठीक है, तो 120 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से सारे वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आपके पास एक टोटल नंबर आ जाता है कि आपके पास टोटल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं। तो दिस इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, 2 to the 30 हर फूड है या नहीं है, और फिर उसके बाद आपके पास ये गोस्ट की पोजीशन, 2 गोस्ट हैं, और उसके बाद फिर आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ पैकमैन का मुंह है, तो ये 4 वो। तो इन सारों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक स्टेट स्पेस आ जाएगी विच विल बी ह्यूज। तो ऑब्वियसली इस सारे के अंदर आप जाके नहीं ढूंढ सकते कि मैं किस तरीके से पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताना मकसद ये है कि आपके पास अगर ब्लाइंडली आप ये काम करें कि ये मेरी स्टेट है, यहाँ से मैं किस स्टेट पे जा सकता हूँ, वहाँ से मैं किस स्टेट पे जा सकता हूँ, वहाँ से मैं किस स्टेट पे जा सकता हूँ, तो यू विल नेवर बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर इन द मेमोरी। ठीक है, ऑल पॉसिबल स्टेट्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी पॉसिबल स्टेट्स को ये पूरे का पूरा ट्री बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वो ट्री बेसिकली बनता किस तरीके से वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक स्टेट होती है, उससे आप कोई एक्शंस ले सकते हो, और उन एक्शंस की जवाब में आपके पास कोई और नई स्टेट आ जाती है। ठीक है, ये सक्सेसर फंक्शन आपको ये देता है, और उसके बाद दोबारा सक्सेसर फंक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा सक्सेसर फंक्शन लगाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर आप 2 किस्म की सर्चेस कर सकते हो, या आप बुनियादी तौर पे एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है जिसके अंदर आप स्टार्ट करते हो रूट नोड से और डेप्थ में पहले जाते हो। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे इसके सक्सेसर्स खुल रहे होते हैं उनको छोड़ते जाते हो और डेप्थ में पहले जाते जाते हो। ठीक है, जब डेप्थ खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद इस अगले की बारी आती है, फिर उसके बाद इसकी बारी आती है, फिर उसके बाद इसकी बारी। इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, पहले इस लेवल को खत्म करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इसके बाद इनके जो यहाँ पे जो सक्सेसर्स आए हैं बारी बारी करके इनको खत्म करेंगे, और एक एक लेवल वाइज हम नीचे जाते हैं। ठीक है,
ए स्टार सर्च जो है थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम आगे देखते हैं। आइटरेटिव डीपनिंग जो है उसका मतलब ये है कि आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च आप चलाओगे लेकिन डेप्थ लिमिटेड। आप ये कहोगे कि भाई 3 लेवल से ज़्यादा मैं आगे डेप्थ सर्च करूंगा ही नहीं, और सक्सेसर आते रहे मैं नहीं करूंगा। तो 3 लेवल तक आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च की, अगर तो आपको गोल स्टेट नहीं मिली तो डेप्थ को आप 4 कर लें, दोबारा वही डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाएं, ठीक है। नहीं मिली तो 5 कर लें, दोबारा डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाएं। तो आइटरेटिवली आप डेप्थ को इंक्रीज करते जाते हैं और एक आइटरेशन के ऊपर आप लगाते हैं अपनी डेप्थ फर्स्ट सर्च। सर डेप्थ फर्स्ट सर्च दोबारा रूट से ये शुरू आप डेप्थ फर्स्ट भी लगा सकते हैं जी, ये दोबारा रूट से शुरू करेंगे कि नहीं? दोबारा रूट से शुरू करेंगे। सर तो रूट से दोबारा शुरू करने की जरूरत ही नहीं, कोई तो है ही नहीं ना, उस लेवल से ही शुरू करेंगे जी। इसकी कम्प्लेक्सिटी आप निकालें, आपको पता चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो पता चलेगा इसमें, हाँ हाँ, लेकिन आप कम्प्लेक्सिटी निकालें तो आपको पता चलेगा, फ़र्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है। इस वजह से कहते हैं बस, ठीक है। थोड़ा सा जिन लोगों ने पहले आइटरेटिव डीपनिंग नहीं पढ़ी हुई, इसका ज़रा देख लें, कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा पढ़ें। इंटरेस्टिंग किस्म की इसके अंदर डिस्कशन है, बंदे को वो बिग ओ की बड़ी अच्छी समझ आती है इससे। वो बिग ओ जो है ना, वो अक्सर बंदे का दिमाग उस पर फंसता है ना थोड़ा, तो वो बड़ी अच्छी आइटरेटिव डीपनिंग से समझ आती है। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल ये देनी चाहिए, समझ आ जाती है बंदे को कि भाई ये लॉजिक हमारी कुछ और कह रही है और बात कुछ और हो रही है। बारी। अच्छा, ए स्टार सर्च को थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। ए स्टार सर्च जो है उसका तरीकाकार ये है कि आपने, लेट्स से ये ग्राफ है आपके पास, यहाँ से आप जाना चाह रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी स्टार्ट स्टेट है और ये आपकी गोल स्टेट है। अब मसला ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ तक नहीं जा सकते। ये आपके पास जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो यूँ हैं, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट यहाँ से वहाँ तक कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है यहाँ से नीचे से। तो आप क्या करते हैं कि आप पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, इसके ऊपर मेरे लगेंगे 9 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, इसके ऊपर मेरे लगेंगे 10 यूनिट्स ऑफ टाइम। इसके बाद फिर आप एस्टिमेट करते हैं कि भाई यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ जाना चाहूँ, एस्टिमेट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मेरे कितने यूनिट्स लगेंगे आपको पता नहीं है, क्योंकि आगे तो भी आपने सर्च परफॉर्म नहीं की, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी थी कि यहाँ से अगर आप कराची जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक कोहाट के रास्ते से जाएं और एक लाहौर के रास्ते से जाएं। तो आप ये कहते हैं अगर मैं यहाँ से लाहौर चला जाऊँ तो लाहौर से मुझे कराची कितना टाइम लगेगा। तो अब आपको नहीं पता, आपने तो अभी लाहौर वाला पाथ खोला नहीं है, लाहौर से आगे हो सकता है 6-7 रास्ते हों। तो लाहौर से आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि जी मेरे यहाँ पे लेट से लाहौर से लगेंगे 25 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर मैं कोहाट से जाऊँ तो वहाँ से मेरे लगेंगे 20। ये अगेन दिस इज़ एन एस्टिमेट, ठीक है। तो इनको आप टोटल कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है 34। इसको आप टोटल कर लेते हैं, इसके पास, इसमें आपके पास आ जाता है कितना आता है 30, ठीक है। तो अब आप कहते हैं इनमें से जो कम है मैं उसके ऊपर जाऊँगा, तो मैं इस रास्ते को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जाके मैं दोबारा यही काम करूँगा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं यहाँ जा सकता हूँ और मैं यहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मेरा एस्टिमेट कितना है और यहाँ से मेरा एस्टिमेट कितना है। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट टू अराइव एट दिस पॉइंट प्लस द एस्टिमेटेड टू गो फ्रॉम दिस सक्सेसर पॉइंट टू द गोल स्टेट कितना है। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। प्लानिंग इंजन वाला काम नहीं, ये एग्जैक्टली प्लानिंग करने के लिए अब हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हैं ना। डेप्थ फर्स्ट सर्च एक तरीका है कि पहले मैं ये करूँ, फिर मैं ये करूँ, फिर मैं ये करूँ, नहीं ये ठीक नहीं है, पहले मैं ये करूँ, फिर मैं ये करूँ, फिर मैं ये करूँ, ये भी ठीक नहीं है, पहले मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, हाँ ये ठीक है। अब ये प्लान कर रहा है ना मुख्तलिफ तरीके से, प्लानिंग एजेंट करेगा, ये काम प्लानिंग एजेंट करेगा। ये सारी जितनी भी सर्चेस परफॉर्म करेगा प्लानिंग एजेंट करेगा, क्योंकि जो आपका रिफ्लेक्स एजेंट है वो तो किसी किस्म का एक्शन के बारे में सोचता ही नहीं है ना। वो तो ये नहीं कहता कि मैं ये करूँगा तो फिर क्या होगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्लानिंग एजेंट जो है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। जी प्लानिंग एजेंट प्रैक्टिकल, देखिए अब इस केस में प्रैक्टिकल इस वजह से हो गया कि आगे जो आपकी पूरी की पूरी स्टेट स्पेस है उसको आप खोल ही नहीं रहे सिरे से, ठीक है। आपने 2 स्टेट स्पेसेस तो 2 स्टेट्स को तो देख लिया, एक ये और 2 अगले वाली, ठीक है। 3 स्टेट्स को आपने देख लिया। अब आगे जो एक इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आप उनको देख नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं भाई यहाँ से मेरा गोल स्टेट में जाने में 25 लगेगा, एस्टिमेट आपने किया, तो उसके लिए आपको आगे प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, यहाँ पे जो 25 हमने एस्टिमेट जो लगाया है, इस एस्टिमेट को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। अगेन ये आगे जाके काफ़ी तफसील से हम इसके ऊपर बहस करेंगे कि ह्यूरिस्टिक्स कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनका क्या काम है, तफसील से आगे बहस आएगी। अगेन इस डिस्कशन को भी थोड़ा सा आप लोग वीडियो में देख लें जिन लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने यहीं तक लास्ट टाइम बात की थी कि नहीं, आगे गए थे हम, आगे गए थे हम थोड़े से, ये पढ़ी थी हमने। अच्छा, तो देखिए हमारे पास अभी तक जो हमने बात की है उसके अंदर आप खुद जा रहे थे, आपको रास्ते में कोई हवालदार नहीं मिल रहा था जो कि आपको रोकता, ठीक है। आपको पैकमैन था, तो पैकमैन के पास गोश्त जो थे वो वहाँ पे दूसरी साइड में बंद थे, पैकमैन को वो कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। पैकमैन अपना फूड खाए बस आराम से, उसको कोई कुछ कह नहीं रहा। जबकि जी ये यहाँ पे ये गोश्त जो है ये 12 पोजीशंस में मूव कर सकते हैं। ये 12 बाय 12 का पूरा बक्सा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मतलब
एक गोश्त जब एक जगह पे है तो दूसरा गोश्त वहाँ हो सकता है, ठीक है, एनीवे ठीक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता इससे फिलहाल, ठीक है, बस ये समझें कि बस गोश्त की पोजीशन है। अच्छा देखें, अब हम जिस किस्म की गेम्स देखना चाहते हैं जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपके पास कोई एडवर्सरी होता है, आप कोई काम करना चाहते हैं और वो एडवर्सरी चाहता है कि आप ये काम ना अचीव कर सके। पैकमैन के एग्जांपल में पैकमैन चाहता है कि वो फूड को खा ले और गोश्त ये चाहते हैं कि हम पैकमैन को खा लें। तो ऑब्वियसली अगर गोश्त पैकमैन को खा लेंगे तो पैकमैन तो फिर फूड नहीं खा सकता ना, ठीक है, तो ये आपका एडवर्सरी है, एडवर्सरी दुश्मन को कहते हैं अगर आपको नहीं पता। तो एडवर्सरी जो है आपके पास ओके, अच्छा फिर हम आगे नहीं गए थे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे यूँ ले लें कि आपके पास एक गेम्स होती हैं जीरो सम गेम्स, इसमें आपके पास ये एक ही रिवॉर्ड है, ठीक है, एक ही ऐसी चीज़ है, यूटिलिटीज को कह लें, रिवॉर्ड कह लें फॉर द टाइम बीइंग, कि ये वो चीज़ है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ और इसी चीज़ को दूसरा बंदा भी अचीव करना चाहता है। तो अब ये एक ही चीज़ है, या मुझे मिलेगी या उसको मिलेगी, या अगर 100 है तो उसमें से 50 मैं ले लूँ तो उसको सिर्फ 50 रह जाएंगे, ठीक है, अगर 30 मैं लूँगा तो उसको 70 मिलेंगे, अगर मैं 70 ले लूँ तो उसको 30 मिलेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी स्प्लिट बिटवीन द टू पार्टीज, या अगर 3 पार्टीज हैं तो उनके दरमियान में स्प्लिट होगी। तो ये एडवर्सेरियल गेम है, ठीक है, इसमें हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी ना भी हो तो फिर भी जो काम मैं अचीव करना चाह रहा हूँ अगर मैं उसको अचीव करूंगा तो दूसरे का उसमें नुकसान होगा, ठीक, समझ आ रही बात की। एक पोजीशन है, कहीं पे जॉब की पोजीशन है और उसको 4 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब मेरी बाकी 3 से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मुझे मिलेगी तो उनको नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो एडवर्सेरियल का ये मतलब नहीं है कि एक्टिव दुश्मनी है उनकी, मैं इसको खराब करूंगा, ऐसी बात नहीं है। एक यूटिलिटी है और उस यूटिलिटी को अचीव अगर एक करता है तो दूसरा उसको अचीव नहीं कर सकता, या दूसरे के लिए कम हो जाती है वो, ठीक है, समझ आ गई, इसको एडवर्सेरियल कहते हैं। इसके अलावा कुछ और गेम्स होती हैं जो इसके अंदर कुछ कोलैबोरेशन हो सकती है, जिस तरह अब ये दोनों बॉट्स जो हैं ये इन जेम्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर अगर ब्लू बॉट जो है वो ग्रीन जेम्स को कलेक्ट करता है तो वो पूरा पाइल जो है वो छोटा हो जाता है। जब वो पाइल छोटा हो जाता है तो जाहिर बात है कि रेड बॉट को भी अपने वाले जो ऑरेंज जेम्स हैं उनको ढूंढने में ज़रा मदद हो जाती है। तो इस ब्लू का ये काम नहीं है कि वो ऑरेंज को हेल्प करे, वो उसको हेल्प नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसको हेल्प हो रही है बस, ठीक है। कुछ इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं कि जी ये उठा के बाकायदा अगर इसके हाथ में ऑरेंज वो आ गया तो ये उसके पाइल में फेंक देता है, ठीक है, तो ये बाकायदा कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की गेम्स हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो 2 किस्म की गेम्स हैं इनको हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक, अब यहाँ से हमारा नया काम शुरू हो रहा है तो जो लोग सो रहे हैं वो भी जाते हैं। जनरल गेम्स की एग्जांपल आपके पास हाँ नहीं, जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स होती हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे ये एज ऑफ एम्पायर्स वगैरह टाइप की, तो आपके पास 2 एम्पायर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों एक साथ वो करते हैं, एक दूसरे को डिफेंड भी करते हैं, वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो ये उसको वो बीट कर देंगे, ठीक है, इस किस्म की गेम। या ऑनलाइन आपके पास काफ़ी किस्म की चीज़ें होती हैं कि हाँ उसके अंदर दोनों हैं फिर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह की पार्टीज होंगी जो कि दोनों मिलके एक साथ काम कर रही होंगी एक के खिलाफ, जिस तरह अब ये 2 गोस्ट हैं तो ये दोनों गोस्ट मिलके पैकमैन के खिलाफ काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आगे इंशाल्लाह तफसील से रहेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कहा ना कि हम यहाँ पे एक स्टेट होगी तो हम उसमें कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिक कोई स्टेट दे दूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई इसके ऊपर मैंने सारी प्लानिंग करके और आखिर में मैं ये वाला एक्शन लेना चाहता हूँ और इस पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जनरल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है स्ट्रैटेजी, कि आप किस तरीके से गिवन एनी स्टेट व्हाट स्ट्रैटेजी या लॉजिक डू यू एम्प्लॉय टू फाइंड आउट व्हाट माय एक्शन शुड बी। अगर मैं किसी एक खास स्टेट में हूँ, मैं अगर कोने में हूँ, तो अब मुझे क्या करना है। देखें एग्जाम्पल इस तरह है कि ये पैकमैन है, ये पूरा पैकमैन का बोर्ड है, सिर्फ एक यहाँ पे एक फूड पैलेट रह गई और पैकमैन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, या फूड पैलेट कहीं यहाँ रह गई है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी पॉलिसी ये हो सकती है मिसाल के तौर पे कि भाई मैं सीधा अपना मुंह करूँ फूड पैलेट की तरफ और उसकी तरफ जाऊँ, ये इसकी लॉजिक है। तो अगर फूड पैलेट यहाँ पर है तो इसका एक्शन क्या होगा, ऊपर। अगर फूड पैलेट यहाँ पर है तो इसका एक्शन क्या होगा, ये वाला। तो स्ट्रेटेजी इसेंशियली दैट लॉजिक, वो फंक्शन है जिसको आप कोई स्टेट देते हैं और वो ये फैसला करके आपको देता है कि इस टाइम पे आपका एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी समझ आई है लफ्ज़ की। एक सक्सेसर फंक्शन है जिसको आप एक्शन बताते हैं और वो आपको कहता है कि अगर आप ये एक्शन ले लें तो आप कौन सी स्टेट पे पहुंचेंगे। और एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप ये मुझे स्टेट दें तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द बेस्ट एक्शन दैट यू शुड परफॉर्म, ठीक है। फिर आपको सक्सेसर फंक्शन बताएगा कि जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आप कौन सी स्टेट पे पहुंचेंगे। जरूरी नहीं कि उससे आप गोल स्टेट पे ही पहुंचे, लेकिन देयर इज गोइंग टू बी अ पाथ जिसमें आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते 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 इवेंचुअली आइडियली गोल तक पहुंच जाएंगे,
ठीक है जी। इस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रैटेजी या पॉलिसी, ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। ये आगे जाके बार बार हमारे सामने आएगी और इसके ऊपर हम काफ़ी तफसीली बहस करेंगे कि किस तरीके से होती है ये। इवन जब हम वो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी यही पॉलिसी काफ़ी तफसील से इस्तेमाल होती है। ठीक है, बात क्लियर है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा सेट नोटेशन है, मैं ये रिव्यू यहाँ पे करना चाहता हूँ। इट्स वेरी बेसिक, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो रिसर्च के अक्सर फील्ड्स में उनको मसला होता है, ठीक है, जो फॉर्मलिज्म में वो होती है। तो वो मैं रिव्यू करता हूँ। जिन लोगों ने पहले इससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़े उनको वो शायद थोड़ा सा बोर हो जाए, लेकिन खैर थोड़ा सा गुजारा करें। आपके पास एक सेट है ये, ठीक है। सेट से मेरी मुराद है एक डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस सब उसके अंदर पड़ी हुई है। लेट से वो है 1, 5 और 9, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि जी आप अगर मुझे एक नंबर बताएं तो उसका स्क्वायर मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप मुझे इस सेट में से कोई भी नंबर निकाल के दें तो मैं उसका स्क्वायर आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस बात को पूरा करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? 1, 25, ठीक है, ये तो होने चाहिए। लेकिन लेट से यहाँ पे मेरे पास 24 भी पड़ा है, कोई मसला होता है? मसला तो नहीं है ना। आप मुझे अगर 9 देंगे तो मैं आपको 81 दे दूंगा, आप मुझे 5 देंगे मैं 25 दे दूंगा, 1 देंगे तो 1 दे देंगे। 24 मेरे पास पड़ा है, मुझे कुछ कहता तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अब क्या बात चल रही है कि आप मुझे इस सेट में से एक नंबर देंगे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट मैं आपको इस सेट में से एक नंबर ढूंढ के ला के दूंगा, ठीक है। ये जो चीज़ होती है, तो ये एरो वहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन इस एरो को आप यहीं से यूँ सीधा ले जाएं, इनको ख़त्म कर दें और ये यहाँ पे ले जाके इसके ऊपर मैप, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है फंक्शन। फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना प्रोग्रामिंग वगैरह में, सारी बदबला में, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिक, ठीक है, कि आप किसी एक सेट में से मुझे कोई चीज़ देंगे और किसी और सेट में से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक चीज़ होगी, वो मैं आपको ला के दूंगा। एक इधर एक ज़रूरी है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन है कि जो मैं आपको वापस करूंगा वो एक होना जरूरी है। अगर वो एक से ज्यादा है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये बात बस सिर्फ ज़हन में रखें आगे आती है। ये इस स्लाइड में जहां जरा सा भी मसला हो, दिमाग ना माने ना किसी बात को, तो मुझे रोके उधर ही, ठीक है। ये आपको बहुत जगह पे इंशाल्लाह देगी। ये जो जगह है, ये पहला जो सेट है, इसको हम कह देते हैं, लेट्स से इसका नाम है एस। बस इस डब्बे का नाम मैंने एस रख दिया, ठीक है। और ये जो डब्बा है इसको मैं कह देता हूँ आर, सही है। तो अब ये जो इतनी बड़ी लंबी कहानी मैंने आपको डाली है, इसको बताने का तरीका मेरा क्या होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एस एक सेट है विच इज़ 1, 5 और 9, ठीक है। आर एक सेट है विच इज़ 1, 25 एंड 81 एंड 24, ठीक है। 24 भी है उसके अंदर, बस पढ़ा हुआ उसका, ठीक है। इसको लिखते किस तरह की है? फंक्शन जो है एफ, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है? दिस मैप्स एन एलिमेंट टेकन फ्रॉम एस टू एन एलिमेंट इन आर, ठीक है। ये बात समझ आ गई? हजम होगी? इसके ऊपर मैं अचानक एक बड़ा पत्थर रखने लगा, ठीक है, समझ आ गई? तो इसको यूं पढ़ते हैं कि एफ मैप्स एस टू आर, ठीक है। अब यहां पे एस एक लिखा हुआ है, लेकिन इससे मुराद ये है कि इसके अंदर कोई ऐसा एक्स होगा जो कि एस से बिलोंग करता होगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एस या एक्स इन आर, नहीं, ठीक है, ठीक है, सही है जी। तो x इन s, तो s में से मैं कोई एक चीज पिक करूंगा, वो जब मैं f को दूंगा तो f मुझे r में से कोई एक चीज रिटर्न करेगा, ठीक है। y इज इन r, तो इसको हम यूं लिखते हैं कि x इज इक्वल टू f, सॉरी, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। दूसरा तरीका इसको लिखने का, सही है, समझ आ गई बात की? कि y जो है वो f को जब हम किसी x पे अप्लाई करते हैं तो वो y बन जाता है, ठीक है, या मैप हो जाता है, x इज मैप टू y या f मैप्स x टू y, ठीक है। मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब इधर थोड़ी देर के लिए लाइन लगाएं। मेरे पास एक सेट है p, उसके अंदर वैल्यूज हैं 1 और 2। इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट जानते हैं है जी? इसको लिखते हैं 2 to p, सही है, लिखते हैं इस तरह इसको, बस इसको 2 का कोई मकसद नहीं है, बस इसको लिखते हैं इस तरह, सही है। इसका पावर सेट होगा इसके अंदर से जो कॉम्बिनेशंस आप बना सकें। मिसाल के तौर पे पहला कॉम्बिनेशन है मेरे पास एम्प्टी सेट, मैं कुछ भी नहीं लेता इसमें से। दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरे पास कि मैं इसमें से सिर्फ 1 ले लेता हूँ।
तीसरा कॉम्बिनेशन है मेरे पास कि मैं इसमें से सिर्फ 2 ले लेता हूँ। चौथा कॉम्बिनेशन है मेरे पास कि मैं इसमें से 1 और 2 दोनों ले लेता हूँ। बस यही है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच गई। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नथिंग, जस्ट वन, बोथ ऑफ देम, ठीक है। और 1 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं पहले वो। इन दोनों को जब हम आपस में मिला लेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 to the p है, ठीक है। इसको कहते हैं पावर सेट। ये बात क्लियर है, ठीक है। बुनियादी बात है, इस वजह से बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह एक दफ़ा मजबूत हो जाए सारी चीज़। ये बात साइड पे कर दें, ये पावर सेट होगी। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास एक और फंक्शन है g, ठीक है। वो आपसे 2 नंबर्स मांगता है और उसका सम आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई 2 नंबर्स मैं लूँ और उसका सम मुझे रिटर्न करना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए। इतनी बड़ी खप नहीं पालते, इसको कह देते हैं कि भाई ये बस ऑल रियल नंबर्स मैं कह देता हूँ, ठीक है। आप जो भी मुझे 2 नंबर्स देंगे उसके जवाब में मैं आपको सारे रियल नंबर्स में से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो जी जो है वो आपके पास मैप किस चीज़ पे करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। ये आर पता है ना, रियल नंबर्स, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझसे इनपुट क्या ले रहा है, ये यहाँ पे मुझसे इनपुट ले रहा है एस में से कोई 2 वैल्यूज, ठीक है। तो अब एस में से कोई 2 वैल्यूज अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस तो मैं लिख नहीं सकता। अगर मैं एस लिखूंगा तो फिर इसका मतलब है कि उसमें से मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। मुझे कोई कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम पावर सेट के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम पावर सेट के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर मैं इस 159 का अगर पावर सेट बनाऊं तो उसके अंदर क्या चीजें होंगी, 1 5 9 1 5 1 9 5 9 और 1 5 9, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 to the s इज इक्वल टू ये पूरी चीज, अगर मैं ये कहूं कि भाई आप मुझे 2 to the s में से कोई एक एलिमेंट दें, तो इसका क्या मतलब होगा कि इन सारों में से कोई एलिमेंट मुझे दें, एस में से ना दें। 2 to the s जो कि एक अलग सेट है उसको हम वी कह सकते हैं, वी में से मुझे कोई चीज़ है। तो वी के एलिमेंट्स क्या हैं, वो या ये है 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 और या ये है, ठीक है। तो इन में हमारा इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि 2 to the s अगर आप मुझे देंगे तो उसमें से मैं आपको आर रिटर्न करूंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ये कह रहा है कि आप मुझे एस के कोई से भी एलिमेंट्स दें, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, उसका सम मैं आपको रिटर्न करूंगा, ठीक है। ये नोटेशन समझ आ गई है। मसला हो तो अभी पूछें, बाद में पूछ सकते हैं लेकिन अभी पूछें। तो देखें जी जो है वो एक दफा डेफिनेशन दोबारा बताता हूं फिर करें। जी मैप्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस टू रियल नंबर्स। तो आपने जो 2 वाली बात की थी वो नहीं है इसमें। 2 वाली बात यहाँ पे नहीं है, एनी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली 2 हो तो फिर आपको थोड़ा सा इसके साथ फील्डिंग करनी पड़ेगी। ये आर वाली नोटेशन मैट्रिक्स की अगर इसको मैं 2 into 3 कह दूँ तो फिर ये मैट्रिक्स बनेगा। अगर ये ऊपर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक ही स्केलर है, ठीक है। ये आर बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आगे खैर 12 नोटेशन है ना, मैंने डिफाइन इस तरह किया, ठीक है। सही है जी, ये बात क्लियर है। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कि जी मैप्स द पावर सेट ऑफ एस टू आर, ठीक है। वैसे इसको 2 to the s to r भी पढ़ते हैं, जो आप बोलना चाहें वो मसला नहीं है। अच्छा जी, अब वो पहले इस वजह से बता दिया कि यहाँ पे आपके पास कुछ वही नोटेशन इस्तेमाल हो रही है। एक बात रह गई, अच्छा मुझे एक स्लाइड और चाहिए। अच्छा जी, एक और नोटेशन रह गई कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, वो आपके 2 वाला मसला भी हल हो जाएगा। 1 5 और 9 2 6 और 22, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें से एक एलिमेंट मुझे आप दें और इसमें से एक एलिमेंट आप मुझे दें, ठीक है। तो मैं आपको एक रियल नंबर रिटर्न करूँगा, ठीक है। अब ये हम किस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, दोबारा भी बता देता हूँ। आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1,2, एक सेट है आपके पास B, वो है आपके पास 3,4। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप बना के दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके एक एलिमेंट से ऑल पॉसिबल कनेक्शंस टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये किस तरह बनेंगे, 1,2
3, ठीक है, और 1,4, ये 1 से मैंने 3 और 4 दोनों मिला लिए। अब 2 के साथ 3 मिलेगा और 2 के साथ 4 मिलेगा, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। उसके ऑल पॉसिबल विद जॉइंट विद इसके ऑल पॉसिबल, ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इनमें से कोई 2 एलिमेंट्स मुझे दें, एक इसमें से एक इसमें से, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप अचीव करेंगे? आप ये करेंगे कि पहले एक सेट बनाएंगे, लेट से ये भी एस है और ये भी एस है, सॉरी एस नहीं है, दोनों फर्क है ना, तो इसको आर कर लें। और एक आप पहले एलिमेंट सेट बनाएंगे क्यू का, क्यू इज गोइंग टू बी एस क्रॉस आर, तो उससे क्या होगा कि आपके पास 1,5 एक एलिमेंट आ जाएगा, 1,2 एक एलिमेंट आ जाएगा, 1,6 एक एलिमेंट आ जाएगा, 1,22 एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5,2 एक एलिमेंट आ जाएगा, 5,6 एक आ जाएगा, 5,22 एक आ जाएगा, तरीके से 9,2, 9,6, 9,22, ये सारे के सारे आपके पास आ गए ना। अब अगर इनमें से कोई एक मैं पिक करके दूं, तो आपको मैंने एक इसमें से दे दिया ना, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा फंक्शन है h, दिस मैप्स समथिंग फ्रॉम q टू रियल नंबर्स, सही है, ये q मैंने बनाया है। ये पूरा सेट मैंने क्यू बनाया, एस और आर को क्रॉस प्रोडक्ट बना के मैंने ये क्यू बनाया। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्यू में से एक एलिमेंट मैं आपको दूंगा एच को, और एच जो है मुझे रियल नंबर्स में मैप करके देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने क्यू में जो चीजें ली हुई हैं वो एक इसमें से है ना, तो यही बात होगी ना कि एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, एच को दे दो। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या हुआ कि एक इसका एलिमेंट और एक इसका एलिमेंट, अगर 3 होते तो एक इसका एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट, 4 होते तो एक एक चारों का, ठीक है। तो नहीं, ये वो वाली बात नहीं है, ये इस वजह से 1 to many वाली बात मैं भी नहीं कर रहा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कभी पढ़ी तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक जो एलिमेंट है, ओके, नहीं 1 to 1 ही है फिलहाल ये, क्योंकि फंक्शन ये है और इसको जो चीज़ दी जा रही है वो 1 to 1 है। बाद में बहस कर लेंगे, वो अल्फाज में जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी जी, मैं जान के, मैं जानबूझ के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी जी प्रोग्रामिंग फंक्शन होते हैं उसमें हम वेरिएबल्स में चीजें पास करते हैं, जी 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 वो ऐसे ही जैसे वो एक्सरसाइज जी जी, उसको प्योर फंक्शन नहीं कहते। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास हैं जो कि प्योर फंक्शंस के ऊपर हैं, लेकिन ये प्योर फंक्शंस नहीं है क्योंकि इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फंक्शंस के बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते, बाहर एक अलग बहस है, ठीक है। तो आमतौर पे आपके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर प्योर फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल प्योर नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट प्योर फंक्शंस। हास्कल है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, लिस्ट पे एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी होते हैं थोड़े बहुत, उसके बगैर आप प्रिंट्स नहीं कर सकते ना, ठीक है। एनीवे, तो ये बात समझ आ गई कि क्यू जो है हमने बनाया इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या हुआ कि हमारे पास वो एलिमेंट्स ही सारे वो है जिसके अंदर एक ये है एक ये है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है, ठीक है, कि हर एक के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लो। तो अब उसमें से जब हम किसी एक को पिक करेंगे तो उसमें एक एलिमेंट इसका होगा, एक एलिमेंट इसका होगा, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इसको हम Q मैप्स टू R भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q को बीच में लाने की जरूरत ही कोई नहीं है, S क्रॉस R मैप्स टू R रियल नंबर्स, ऐसे लिख लें, इस बात को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, Q ना बनाए आप। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो आपने कुछ डाले। हाँ, वो गलती होगी मेरे से, मतलब ये इस S और इस R को अगर आप आपस में मिलाएं, ये 2 एक है, ये 6 एक है और ये 22 एक है, ठीक है। कोई गलती हो गई हो तो मकसद यही है कि इसके सारे पॉसिबल के साथ कहीं गलत किया मैंने। 1 6 ये 6 है ना, देखें 1 यहाँ से आ गया और 6 यहाँ से आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है आज इधर प्रिंट करके मैं कोशिश करता हूँ फिर इसके बाद दोबारा ज़रा बड़ा लिखूँ। देखिए 1 S में से आ गया और 6 R में से आ गया, ठीक है। अच्छा, वो लिखा भी थोड़ा छोटा हुआ, सही है जी। तो बजाय इसके कि मैं पहले Q बनाऊं और QH को पास करूं, तो बस ठीक है, मैं उसको कह देता हूं कि Q ये जो H इनपुट लेता है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ S एंड R इसमें से इनपुट लेता है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि एक चीज कोई S में से ले लो, S खुद एक सेट है, उसमें से कोई एक एलिमेंट हम उठाएंगे, और R एक सेट है, उसमें से कोई एक एलिमेंट हम उठाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, जब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे कि x इज इक्वल टू
y is equal to जी जी जी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि अगर y है आपके पास तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट से ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा z इज इक्वल टू h ऑफ x कॉमा y, ठीक है। एक x लेगा आपसे जो कि s में से आएगा, एक y लेगा जो कि r में से आएगा, और एक z प्रोड्यूस करके देगा जो कि रियल नंबर होगा कोई, ठीक है। सही जी। ये नोटेशन जो है ना, ये आपको रिसर्च में अक्सर जगह पे मिलेगी, और मैं यहाँ पे तफसील से इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि रिसर्च पेपर्स में तो ये चीज़ें कॉमन हैं, आप लोगों को पता है, और अक्सर हमारे जहन में जो है वो कहीं पे इस तरह की छोटी सी नोटेशन आ जाती है और दिमाग ब्लॉक हो जाता है। हालांकि कुछ में बात नहीं होती, मुश्किल नहीं है, अब सीधी सीधी सी बातें हैं, लेकिन वो नोटेशन से बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक है। वो जो मैंने कहा ना कि मैं डोमेन और रेंज और वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उससे बात वैसी कॉम्प्लिकेशन लगता है कि कॉम्प्लिकेट हो गई है, हालांकि वो अच्छी चीज़ है, उनका यूज़ है अपना, लेकिन जिसको नहीं समझ आती वो कहता है कि ये टर्मिनोलॉजी आई जा रही है। तो इस फाउंडेशन को मजबूत कर लें, इस बेसिक सेट नोटेशन के ऊपर आपके पास बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा, घबराएं कभी मत मैथमेटिक्स के सेट नोटेशन से, ठीक है। जिधर मसला हो ना, जब तक मैं मौजूद हूँ तो मेरे पास आके डिस्कस किया करें, ठीक है। अक्सर उसमें से इसी तरीके से होता है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल रिसर्च पेपर्स में ज़रूरत नहीं होती चीज़ डाली गई होती है, ठीक है, अक्सर जगहों पे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर मैं उसको परसेंटेज दूं तो मैं यूं कहूँगा कि 60 to 70% ज़रूरत नहीं होती और उसको डाला गया होता है वहाँ पे, तो आप उसको बड़ी आसानी से स्किप कर सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती आप उसको समझना चाहें तो भी इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो परेशान उससे कम अज़ कम नहीं हुआ करें। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये नोटेशन यहाँ पे खैर ज़रूरत है, यहाँ पे बगैर ज़रूरत, प्रूव कैसे करते हैं चीज काम के लिए डाल दिए। ये एक अलग बहस है, कभी ऑफ द रिकॉर्ड, अभी खैर डिस्कशन करते हैं तो ये ऑफ द रिकॉर्ड इसके ऊपर फिर बात करें। हम तो हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हम कोई चीज ना हो काम की डाल जी 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 जी, हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। जस्टिफिकेशन होती है उनके पास। हाँ, जस्टिफिकेशन तो होती है, हर बात की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होती है। अच्छा देखें, एनीवे अब यहाँ पे हम थोड़े से फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखें कि एक चीज़ होती है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक गेम होती है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक गेम का मतलब ये है, डिटर्मिनिस्टिक देखेंगे और स्टोकास्टिक देखेंगे। स्टोकास्टिक का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन बार डिटर्मिनिस्टिक गेम का मतलब ये होता है कि आपके पास एक स्टेट है, जब आप उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली पता है कि इस एक्शन के परफॉर्म करने से मैं इस स्टेट में पहुँचूंगा, ठीक है। पैकमैन है, अगर मैं राइट प्रेस करता हूँ तो पैकमैन वहाँ जाएगा। जबकि कुछ इस किस्म की गेम्स हो सकती हैं, डबल कोट्स में गेम्स, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ही जाए। आपके पास एक रोबोट यहाँ खड़ा हुआ था, इधर मैंने रखा हुआ था उसको, ठीक है, उसके ऊपर मैंने जॉयस्टिक से राइट किया तो एक दफ़ा वो यहाँ चला गया, दूसरी दफ़ा भी चला गया, तीसरी दफ़ा भी चला गया, 100 दफ़ा यहाँ चला गया। जब 101वीं दफ़ा मैंने किया तो उसका टायर स्लिप हो गया, वहीं खड़ा रह गया। फ़र्क समझ आए? तो ये स्टोकेस्टिक है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रैंडमनेस है। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट से मैं एक ही एक्शन करूँ तो मैं उसी स्टेट में पहुँचूँ। ऐसा हो सकता है कि अक्सर हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यू आर नॉट गारंटीड दिस फैक्ट, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक गेम से हम बात शुरू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के बाद या एक आध लेक्चर के बाद हम फिर उन चीज़ों में पहुंच जाएंगे जिसके अंदर ये डिटर्मिनिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक इन जनरल इस बात को कहा जाता है कि गिवन एन इनपुट यू नो व्हाट द आउटपुट इज गोइंग टू बी विदाउट एनी रैंडमनेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक गेम है। फॉर्मलाइजेशन हम करना चाह रहे हैं। फॉर्मलाइजेशन से मुराद ये है कि इसको हम कंक्रीटली डिफाइन करेंगे जिसके अंदर एम्बिग्विटी रिमूव हो जाए, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टेट्स होंगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सेट हैं, अच्छा ये कैपिटल में जो लिखे हैं सारे सेट हैं। तो स्टेट्स आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट एस। तो अगर आप उसमें से कोई एक स्टेट उठाएंगे तो उसको हम कहेंगे छोटा एस, या उसको साथ हम नंबर भी लगा सकते हैं कि S0। तो S0 इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें से मैं एक पिक करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, तो दैट इज योर इनिशियल स्टेट, उसको हम कहेंगे S0, ठीक है। इसको S0 पढ़ते हैं, S0 पढ़ते हैं, जैसा पढ़ना चाहो, ठीक है। दूसरी चीज़ सेट की नोटेशन के हिसाब से ये बात है कि जब इसको पढ़ते हैं ना तो ये बात फैसला करवाया करें जो आपको बता रहा है, जिसके साथ आप डिस्कस करें कि इस चीज़ को बोलते किस तरह है। जब आप बोलेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। अगर आप इसको, जिस तरह यहाँ पे हमने कहा ना, ये चीज़ अगर लिखी हुई है यहाँ पे आपके पास और आप इसको पढ़ नहीं सकते तो ये आपको दिमाग में नहीं घुसेगी, ठीक है। तो इसको बोले मुंह से कि इसको बोलते किस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं H मैप्स S क्रॉस R टू R, ठीक है, रियल नंबर्स इस तरह बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको S0 बोलते हैं लोग, S0 बोलते हैं, S0 बोलते हैं, मुख्तलिफ बातें बोलते हैं, ठीक है। P जो है प्लेयर्स हैं आपके पास, और वो जो है एक और सेट है और उसकी यहाँ पे एक्सप्लिसिट डेफिनेशन कर दी कि 1 से लेके n तक होगा, वेयर n इज योर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। 2 प्लेयर्स हैं तो 1,2, 3 प्लेयर्स हैं तो 1,2,3, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट यहाँ पे P बता दिया कि P का सेट तो पूरा लिख दिया, S का तो पूरा हमने सेट नहीं लिखा,
ठीक है, एस हमने कह दिया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ छोटे एसेस, ठीक है, बहुत सारे छोटे एस उसके अंदर जमा हुए हैं, और वो एक छोटा एस जो है उसकी अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि अभी हमने नहीं की। ठीक हो गया, बात क्लियर है। प्लेयर्स पी हो गए, एक्शंस ए हैं, ये भी प्लेयर और स्टेट पे डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कोने में हैं तो वहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि सारे आप एक्शंस ले सकें, ठीक है, लेकिन नॉर्मली वो सक्सेसर फंक्शन में लिया जाता है। एक आपके पास चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो आपको ये बताता है कि अगर आप एक स्टेट का एलिमेंट ले लें और एक एक्शन का एलिमेंट ले लें तो नई स्टेट आपके पास कौन सी आएगी। इट्स अ फंक्शन विच मैप्स एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड एन एक्शन टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि कोई एक स्टेट हम लेंगे, कोई एक एक्शन लेंगे पूरे एक्शंस के सेट में से, तो हमारे पास एक नई स्टेट मिलेगी हमें, ठीक है। ये नोटेशन अभी क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। देखें एस आपके पास एक पूरी ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा यहाँ पे मैंने S0 ले लिया। एक्शंस आपके पास ये सारे के सारे पॉसिबल एक्शंस हैं, लेट्स से 4 एक्शंस हैं आपके पास, तो एक चीज़ इसमें से ले लें, एक चीज़ इसमें से ले लें, ठीक है। तो S क्रॉस A, ठीक है, तो S क्रॉस A, और ये मैप करके मुझे कोई नई स्टेट बताएगा, इसी में से कोई स्टेट मुझे निकाल के दे देगा। इसी S को उठा के वहाँ रख लें और उसमें से कोई एक स्टेट निकाल के मुझे देगा, ठीक है, वही बात होगी ना। स्टेट बेसिकली चेंज करेगा, एक स्टेट लेगा, एक्शन लेगा, और आपको जो नई चीज़ ये देगा वो एक नई स्टेट होगी। तो दिस इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। वापस स्टेट पे नहीं आ सकता, आ सकता है, हो सकता है S0 से निकल के S0 पे ही आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक्शंस हैं लेफ्ट, ठीक है, और आप कोने में खड़े हो, वो ऑलरेडी आपका दीवार के साथ लगा हुआ है, तो आप लेफ्ट 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 मारते जाओ ना, वही रहोगे, स्टेट चेंज नहीं होगी। हाँ, ये कि अगर आपकी स्टेट में ये बात भी शामिल है कि गोस्ट्स कहाँ हैं, तो फिर स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि आप तो दीवार के साथ टकरे मार रहे हो लेकिन गोस्ट तो मूव कर रहे हैं ना, ठीक, डिपेंड करता है। अच्छा, एक आपके पास टर्मिनल टेस्ट होता है, ये आपसे एक एलिमेंट लेता है एस का, कोई एक स्टेट लेता है, और आपको इस सेट में से कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इस सेट के अंदर 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इस सेट का नाम नहीं है, ये सेट है ना, इसका नाम नहीं है, लेकिन मैंने आपको नाम बताने की जगह पूरा सेट बता दिया कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ट्रू और फॉल्स। तो एक स्टेट आपसे लेता है, कोई एक स्टेट छोटा एस, और आपको ये बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक चीज आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। ये नोटेशन भी क्लियर है, ठीक है। तो आपसे कोई एक स्टेट लेता है और आपको बताता है ट्रू या फॉल्स। अगर तो वो आपकी गोल स्टेट है या टर्मिनल स्टेट है, यूं समझ लें कि इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपके पास टी रिटर्न करेगा, वरना वो आपको एफ रिटर्न करेगा, ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा, टर्मिनल यूटिलिटीज आपके पास एक एस लेता है, ठीक है, स्टेट लेता है कि इस स्टेट में आप कौन से हैं, एक आपसे प्लेयर लेता है, ये पी को देखें यहाँ पे पी है, ठीक है, एक आपसे प्लेयर लेता है, ठीक है, मैं भी पॉलिसी बोलने वाला था, नीचे देख रहा था, तो ऊपर डेफिनेशन को देखा करेंगे ऊपर क्या हो रहा है। एक आपसे स्टेट लेता है, एक प्लेयर लेता है, और आपको एक आर रिटर्न करता है। आर ऊपर अब डिफाइंड नहीं है, आर इज एसेंशियली योर रिवॉर्ड, ठीक है। कि अब आप इस स्टेट पे पहुंच गए हैं, ठीक है, ये स्टेट है और ये पैकमैन है, या ये 2 गोस्ट हैं, इनमें से कोई एक बंदा आप मुझे बताएं। मैं कहूंगा जी पैकमैन। इस स्टेट में पैकमैन को जो रिवॉर्ड्स मिले हैं वो इतने हैं, लेट्स से 5, ठीक है। रिवॉर्ड से किस चीज को बेस करता है, मतलब एक्शन परफॉर्म करने के ऊपर, या ये वो अभी हमने डिफाइन नहीं किया। ऐसा हो सकता है, एग्जांपल आप ये ले लें कि जिसने कितने फूड पैलेट्स खाए हैं, ठीक है, या इसने कितना टाइम गुजारा है, ठीक है, जितनी देर तक ये गोस्ट से भागता रहा, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। आखिर में बस कोई एक नंबर आपको मिलेगा कि भाई इतनी यूनिट्स हम समझते हैं कि पैकमैन ने अच्छा किया, ठीक है। और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम गुजरता है उतनी बुरी बात है, गेम आपने जल्दी खत्म करनी है, स्टेज जल्दी पार करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका टाइम गुजरेगा, अब आप फूड कोई नहीं खा रहे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, गोस्ट अपना ऊपर काम कर रहे हैं और आप इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मार्क्स लगाई हुई है, तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आपका रिवॉर्ड जा रहा है नेगेटिव में, जाता जा रहा है। 1000 स्टेप्स आपने ज़ाया कर दिए, -1000 हो गए, उसके बाद आपने 10 फूड के पैलेट्स खा लिए, तो 100 कम हो गए, 900 आपका -900 रिवॉर्ड आ गया, तो आपने बुरा किया। जबकि जैसे ही टाइम शुरू हुआ आपने जाके फ़ौरन पैलेट्स खा लिए, ठीक है, तो 100 आपने पैलेट्स खाए, 10 पैलेट्स खाए, तो 100 ये हो गया, और 10 टाइम स्टेप्स आपके लगे, -10, तो 100 - 10 90। एग्जैक्ट मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, मकसद ये है कि जितने पॉजिटिव्स आपने लिए वो जमा करें, जितने नेगेटिव आपने जो नेगेटिव रिवॉर्ड जमा किए उन सारों को आपस में सम करके आखिर में आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्ट रिवॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है, वो हम खुद बताएंगे, रिवॉर्ड एक वेक्टर भी हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज बहुत सारी वैल्यूज, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि आखिर में आपको एक नंबर चाहिए होता है कि आप फैसला करें कि अच्छा किया कि बुरा किया, ये बताओ। गेम्स में आमतौर पे जो आपका ऊपर स्कोर चल रहा होता है, हम कहते हैं बस ये रिवॉर्ड है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा अच्छा रिवॉर्ड नहीं है अक्सर केसेस में, ठीक है। अच्छा किया Practical. बड़ा ये सर, अगर उसने अच्छा खेला है लेकिन फिर भी हार गया तो उसको क्या करेंगे? क्वेश्चन जी
दोस्त का भी तो अवार्ड मिलता है। हाँ। दोस्त को भी जी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। ये सवाल थोड़ा सा आगे जाके आएगा फिर सर, ठीक है। ये बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके आएगा, सर वो जो अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते। गेम थ्योरी के अंदर मैच प्रीव्यू वाला सीन है वो इधर नहीं होता। नहीं, फिलहाल नहीं है। चलिए वो पाकिस्तान टीम एग्जाम्पल अच्छा खेला है आगे जैसे आपने कहा था कि ऑप्टिमल मूव करे ना, हर स्टेट के ऊपर ऑप्टिमल मूव उसने की है। जी। रिजल्ट उसने की है। हाँ, ऑप्टिमल की डेफिनेशन ही है कि आपका आखिरी रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि योर एंड रिजल्ट विल बी गुड, लेकिन ऑप्टिमल हमें अक्सर पता नहीं होता, कोई कंसर्न, ठीक है। इसकी वो बहरहाल ये वो वीडियोस जब आप देखेंगे वहाँ पे हमने थोड़ी सी इसकी तफसीली डिस्कशन भी की थी कि आप यहाँ से आपने लाहौर जाना है, सारा काम आपने सही किया और दरमियान में एक टर्न आपने गलत ले लिया तो आप चले गए कराची की तरफ, और मोटरवे से वापस नहीं मुड़ सकते तो इतना पेट्रोल ज़ाया हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ सही किया, एक काम गलत कर लिया और उसकी वजह से फंस गए, तो ये थोड़ा सा देख लें। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा आगे जाती है, डिस्कशन तफसील में आएगी, ठीक है। ये फॉर्मलिज्म समझ आ गया हमारे पास। और हमारे पास पॉलिसी जो है वो इसेंशियली क्या करती है कि एक स्टेट आपसे लेती है और आपको ये बताती है कि एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। पॉलिसी के ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ना कि पॉलिसी विच रेकमेंड्स अ मूव फ्रॉम ईच स्टेट, तो मूव क्या है, एक्शन है। एक स्टेट आप उसको देंगे और वो आपको बताएगा कि कौन सा एक्शन आपको करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली दिस पॉलिसी इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, यही हम लर्न करना चाह रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि इस स्टेट में क्या करना चाहिए तो बस फिर तो काम खत्म हो गया ना, तो ये हमें तैयार नहीं मिलेगी, हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जीरो सम्स गेम की हमने बात कर ली। आप लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं थोड़ी देर यहाँ पे? चलें, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एडवर्सरियल सर्च के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि इस फॉर्मलिज्म को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।